हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? तो सीटी का एग्ज़ाम्स के बाद आज हम पहली बार मिल रहे हैं और जो विद्यार्थी नए हैं उनका इस सिलेक्शन कैंपस के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे, जो भी आपके सीटी की चारों शिफ्ट्स का एग्ज़ाम था है ना, उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे और हम इंग्लिश सब्जेक्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे। अगर मैं तुमसे थोड़ी सी बात करता हूँ कि सीटी का एग्ज़ाम्स जो चारों शिफ्ट का एनालिसिस क्या था, तो आप यूँ कह सकते हैं। देखो, मैं आपको पहले दिन से ही ये बोलता आया हूँ कि भाई लक का या इतना सा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन चारों शिफ्ट्स को देखने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, और ये बात सही भी है कि जो 26th की फर्स्ट शिफ्ट वाला एग्ज़ाम था वो कंपेरेटिव टू अदर शिफ्ट्स थोड़ा सा आप डिफ़िकल्ट कह सकते हो। और ओवरऑल शिफ्ट में से जो 27 तारीख को जो पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा और चारों शिफ्ट्स की बजाय थोड़ा-सा आसान सा था। ख़ैर, उम्मीद करते हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन से इन चारों शिफ्ट्स को आप कहीं न कहीं इक्विवेलेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो हम एक बार इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि इसमें जो अच्छा, मैं अगर तुमसे बात करता हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स में से तो इंग्लिश का जो पोर्शन था, आप लोग एक बार देखेंगे, सिर्फ़ मेरे कहने से नहीं कि भई इंग्लिश बहुत आसान आई हुई थी। एक बार आप अपनी नोटबुक उठाकर देखो, आपको पता चलेगा कि जो-जो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड पे करवाए गए थे, मैक्सिमम सेंटेंसेस आप लोगों के वहीं से पूछे गए हैं। और अगर तुम मुझसे ये पूछो कि सर इंग्लिश का लेवल कैसा रहा है, तो मेरे ख्याल से ईजीएस्ट पोर्शन रहा है इंग्लिश का। कहीं भी चारों शिफ्ट्स को आप लोग उठा के देखते हो तो चारों शिफ्ट में से किसी भी शिफ्ट में ऐसा नहीं है कि आप ये कह सकते हो इंग्लिश थोड़ी सी मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल पे कहीं भी नहीं थी। चारों शिफ्ट में बेहद आसान इंग्लिश पूछी गई थी। चलो इसको शुरुआत करते हैं हम। और हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, और यहाँ से हम इस बात को समझते हैं 26 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम से है ना। और इसका पहला पर्सन से हम चीज़ों को शुरू करते हैं। वैसे इसमें ज़्यादा सी लंबी छोटी बातें हैं नहीं बताने को, फिर भी थोड़ा सा समझते हैं हम। जो बच्चे बिल्कुल फर्स्ट शिफ्ट में गए थे, जिनको पहली बार 26 शिफ्ट का एग्जाम था, एक सवाल पूछा गया था आप लोगों से। अच्छा, इसमें ना हम थोड़ी सी बारीकियों के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं इस बात को समझता हूँ कि आप यहाँ पर इन सॉल्यूशन से सिर्फ ये जानने के लिए आए हो कि आपका एग्जाम्स में कौन सा सवाल सही है या गलत है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में या ग्रामेटिकली ये स्ट्रक्चर कैसे निकला उसके बारे में फिर हम कभी बात करेंगे। अब मोस्टली जो हमारा फोकस रहेगा बड़े ही सीमित से समय में इस बात को लेकर कि सर इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या रहेगा। पढ़ते हैं एक बार पहले सवाल को। सेंटेंस लिखा गया था कि डिस्पाइट द थंडरस्टॉर्म द ओल्ड मैन रिमेन्ड सीटेड ऑन द पोर्च। ये वो सवाल पूछा गया था, आपसे ये पूछा गया था कि ये सर सारा का सारा एक हल्का सा पैसेज है और इसके आधार पर हमें ये बताना है कि किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही, उसके जो माइंड स्टेट ऑफ माइंड था वो कैसा था। कि थंडरस्टॉर्म के बावजूद जो बूढ़ा व्यक्ति था वो पोर्च पे बरामदे पे बैठा रहा, स्टीयरिंग इनटू द डिस्टेंस। वो एक स्टेयर का मतलब तो घूरना, एक दूरी पर देख रहा था। रेन लेस द ग्राउंड अराउंड, उसके चारों तरफ रेन थी, बट ही डिडंट फ्लिंच, लेकिन वो जरा सा मूव नहीं हुआ। इज आइज क्लाउडली विद एज, उसकी जो आंखें थी वो जैसे भरी हुई थी। फिक्स ऑन समथिंग फार बियॉन्ड द होरिजन, कुछ और ही सोच रहे थे। समथिंग ओनली ही कुड सी, कि सिर्फ वो ही उस बात को देख पा रहा था। द स्टॉर्म वाज लाउड बट वट एवर इक्वइड इन हिज माइंड वाज लाउडर। ये कह रहा है कि अगर आप इस इन तीन चार लाइंस को ढंग से पढ़ेंगे ना, तो आपसे ये पूछ रखा है कि जो व्यक्ति है उसकी शख्सियत के बारे में बताओ कि वो अपने बारे में कैसे विचार रखे हुए हैं। तो देखो, सीधी सी बात ये है कि हम इस दो तीन लाइन से एक बात को समझ के चलते हैं कि वो जो व्यक्ति था वो बड़े ही आराम से बैठा हुआ था, उस पे सराउंडिंग्स का कोई ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ रहा था। पहला ऑप्शन लिखा गया ही वॉज एफ्रेड, डरा हुआ था, या उसने स्टॉर्म को नोटिस नहीं किया, वो अपने विचारों के अंदर गहरा था। ही हेटेड द रेन, उसने रेन से घृणा करी। तो सीधी सी बात है, हमें ये पता चल रहा है कि सर हमारे पास यही ऑप्शन रहने वाला है। वो व्यक्ति था अपने विचारों में गहराई में उतरा हुआ था, उसके सराउंडिंग्स का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इतनी सी बात है, इसका जो है सी ऑप्शन रहेगा। 76 का जवाब है सी रहने वाला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट लिखा गया हमारे पास कि इस सेंटेंस को आप लोगों को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखो, आप लोगों को वॉइस करवाए थे, नरेशन करवाए थे, तो बड़ी सीधी सी बात बताई गई थी आप लोगों को कि अगर सेंटेंस लिखा है समवन इज वॉचिंग अस, देखो अस को वी में कन्वर्ट करेंगे। चार ऑप्शन में आप लोगों का वी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने तुम्हें समझाया था कि सर ये इज एम आर लिखा हुआ हो। इज एम आर का मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूटी में बात कर रखी हो या फिर वोज या वर्क के बारे में बात कर रखी हो, इसके साथ वी वन प्लस आई एन जी का जिक्र करेंगे। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है आप इस बात को बेहतर समझते होंगे कि सर कॉन्टिन्यूटी में आई एन जी आएगा, और परफेक्ट पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो V1 के लिए हमने बी सीखा था, इसके लिए हम लोगों ने आईएनजी के बारे में बात करी थी। तो सीधी सी बात है, इज एम आर के साथ बीइंग आएगा। तो एक तो हमारे पास देखो इज एम आर वोज या वर में तो कन्वर्ट करने कोई बात ही नहीं हुई, डायरेक्टली बीइंग का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ पर और आर वोस्ट है और आर बीइंग वोस्ट है, तो आर वोस्ट भी नहीं आएगा।
सीधी सी बात है, ये आर बीइंग में कन्वर्ट होगा, तो ये सेंटेंस इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन, हम किसी के द्वारा देखते हैं। ठीक है, अगली बात पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा एक शब्द पूछा गया इनएविटेबल। आपको ध्यान हो आपकी क्लास में जब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बात कर रहे थे, उसमें ना पहली दूसरी क्लासेस में ही हमने जिक्र किया था, जब हम वन वर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे कि कोई सारे शब्द हैं जो इन या एम प्रीफिक्स के साथ लेके चलते हैं। जैसे हमने बात करी थी इनविंसिबल शब्द, आप समझ रहे होंगे, आप अपनी नोटबुक को देखेंगे, हमने बात करी थी इनटेंजिबल, हमने बात करी थी इम्पॉसिबल हो गया, इनएफेबल हो गया, इनफालिबल हो गया, ऐसे अनेकों शब्द थे। वहीं पर ये एक वर्ड और भी आया था, मैंने तुम्हें समझाया भी था, इनएविटेबल एक वो शब्द होता है जिसका अर्थ होता है जिसको टाला ना जा सके। आपने अपनी नोटबुक में लिखा हुआ है, स्पेलिंग्स यही रहेगी INEVITABLE, देख लो कहाँ पे है, INEVI, ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही रहेगा। तो 78 का जो जवाब रहेगा वो आपके पास बी रहने वाला है। ठीक है, अगली बात पे चलते हैं। बड़े ही साधारण से सवाल पूछ रखे हैं, कहा कि बाय द टाइम वी अराइव्ड द शो डेस। अच्छा ऐसा ही एक सवाल एक शिफ्ट में और पूछा गया था, हम उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा देखो यहाँ पर वी अराइव्ड लिखा गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन की वजह ही नहीं समझ आ रही, ये सेकंड फॉर्म है। ये जो सवाल आपके सामने नजर आ रहा है, इसको हम लोगों ने टेंसेस में पढ़ा था, दो पार्ट थे हमारे, एक तो जिसमें हमने प्रीवियस एक्शन और सब्सिक्वेंट एक्शन के बारे में बात करी थी। अब ध्यान करो, वो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस जब पढ़ रहे थे, उसमें हमने बिफोर और आफ्टर का यूज किया था। उन दोनों को जब हमने किसी एक्शन को दो हिस्सों में बांटा था, उसमें के बारे में बात करी थी, एक सेकंड फॉर्म में बात कर रहा है और दूसरी हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। जैसे आपको ध्यान होगा, हमने सेंटेंस पढ़े थे कि बिफोर द बिफोर इट रेन्ड द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड, हमने ऐसे सेंटेंसेस, वो डॉक्टर रोगी वाले के बारे में बात करी थी, तो वैसा ही सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म हम इसको पास्ट में बदलेंगे। तो देखो, अगर यहाँ से ये भी बात नहीं समझ आ रही तो सीधे तौर पर आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, स्टार्ट शब्द लिखा गया जो तुमसे ये कह रहा है कि सर स्टार्ट जो वर्ड है वो अपने आप में प्रेजेंट की बात करेगा, नहीं आएगा। विल स्टार्ट ये फ्यूचर में बात करेगा, हैज स्टार्ट ये भी अपने आप में प्रेजेंट में बात करेगा, तो पास्ट को रिलेट करता हुआ एक ही ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा है, हैड स्टार्टेड। तो बड़े ही साधारण से शब्दों में आप लोगों से सवाल पूछ रखा था, इसमें आएगा बाय द टाइम वी अराइव द शो हैड स्टार्टेड। ठीक है, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अच्छा ये क्या कह रहा है, ये इसमें ना तुमसे कह रखी है कि सर ये अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इसको आपको अरेंज करना है कि पहले कौन सा काम हुआ होगा, उसके आधार पर फिर दूसरा काम हुआ होगा। अच्छा जैसे ही आप लोगों को ये चार सेंटेंसेस नजर आ गए और कुछ ना समझ आ रहा हो, तो आप एक बात को समझेंगे। देखो यहाँ पर लिखा गया हिज पेरेंट्स एनकरेज्ड हिम टू ट्राई अगेन, उसके माता पिता ने उसको एनकरेज किया। आपकी सेंस समझा रखी है इस बात में। ही फेल्ड द मैथमेटिक्स, उसने मैथ के सवाल में फेल हो गया। स्टडीड हार्ड फॉर नेक्स्ट वन, वो अगली बार के लिए फिर से उसने मेहनत करी। इवेंचुअली ही पास्ड विद गुड मार्क्स। अच्छा एक बात को समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर एक शब्द लिखा गया इवेंचुअली। इवेंचुअली शब्द का मतलब आखिरकार, फाइनली, लास्ट में। किसी भी चीज का जब हम कंक्लूजन, निचोड़ के बारे में बात करते हैं, उसको हम लोग इवेंचुअली वर्ड से डिफाइन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये वाली जो बात है इस पूरी कहानी का निचोड़ है, तो जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो हमारे पास लास्ट में रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। अब हमारे पास ये तीन ऑप्शन बच रहे हैं। ठीक है, आप इसको अरेंज करेंगे तो क्या रहेगा, वह एक लड़का जो भी था वो एग्जाम में फेल हो गया, तो हमारे पास पहला क्या आएगा, सेकंड आएगा। उसके बाद क्या, उसके माता पिता ने उसको एनकरेज किया, फर्स्ट आएगा। उसने फिर से दोबारा से टेस्ट दिया, थर्ड आएगा। और लास्ट में हम लोग फोर्थ के बारे में बात करते हैं। जो भी ऑप्शन है सेकंड, वन, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, वन, थर्ड और फोर्थ, ये वाला हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, बड़े ही साधारण सी भाषा में आप लोगों के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगली बात पे चलते हैं। अच्छा देखो इस सेंटेंस को देखिएगा, ये पूछ रखा है, इसमें से आपको एरर आई फाइंड आउट करनी है। इफ आई वाज यू आई वुड नॉट इग्नोर द वार्निंग एट एनी कॉस्ट। ध्यान करो, जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे थे, उसमें एक पोर्शन आ रहा था जिसको आप लोगों ने इमेजिनरी सेंटेंसेस कहा था। इसमें हमने सीखा था कि सर जिस किसी भी वाक्य को हम ये डिस्क्राइब कर रहे हो कि आप किसी भी चीज को इमेजिन कर रहे होंगे, जो चीज यथार्थ में पॉसिबल नहीं है लेकिन आप उसके बारे में कल्पनाएं कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम हमेशा ही वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, अब वही कंसेप्ट यहाँ पे लिखा है, इफ आई वाज यू, ये कहना ये चला अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड नॉट इग्नोर द वार्निंग एट एनी कॉस्ट, तो मैं इस वार्निंग को किसी भी कॉस्ट पे इग्नोर नहीं करता। तो देखो इस प्रकार की बातें हो, वैसे तो आई के साथ वो जाता है एक जनरल स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन ये इमेजिनरी सेंटेंस है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वोज की जगह वर वर्ड के बारे में बात करेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन था इसी में एरर रहेगी, तो हमारे पास ये आई वोज यू, ये वाला पोर्शन इसका जवाब रहेगा। ठीक है, अगली बात पे चलो फिर। ये लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रेज थ्रो इन द टाउल। एक शब्द लिखा गया है थ्रो इन द टाउल। अच्छा ध्यान करो, ये इडियम्स तुम्हें ख्याल हो तो हमने एक इडियम्स इसी से रिलेट करता और पढ़ा था, थ्रू द बकेट, फिर इसके बारे में बात करेंगे हम। और
मैं तुम्हें समझाता था कि ये इडियम्स के बारे में जब हम बात करते हैं, एक मूवी का एग्जांपल दिया था मैंने कि धमाल मूवी आई थी, है ना, उसमें जो वो जो विलन था प्रेम चोपड़ा, जब मरता हुआ आपको दिखाया गया था, उस दृश्य के अंदर ऐसा था कि वो जब मर रहा था तो एक बकेट को उसने थ्रो कर दिया था। और उसको मैंने समझाया था कि बकेट को थ्रो करना का मतलब होता है कि एट द डाइंग स्टेज रिनाउंस कर देना, किसी भी चीज को गिव अप कर देना, क्विट कर देना। तो वैसा ही हमारे पास उसी से रिलेट करता हुआ वही मिलता जुलता सा इडियम से थ्रू इन द टावल, इसका अर्थ होता है कि किसी भी चीज को हम त्याग रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो चार ऑप्शन है देखो, टू विन नहीं होगा, सेलिब्रेट भी नहीं होगा, क्लीन अप भी नहीं होगा, तो हमारे पास यही ऑप्शन रहेगा, टू गिव अप। बड़ी साधारण सी बात थी, हमने इसके बारे में बात करनी थी। तो थ्रू इन द टॉवल का मतलब है टू गिव अप। अगली बात पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक सवाल पूछा गया है कि हमें इसको डायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सी आस्क मी इफ आई वाज फाइन। अच्छा, एक बात को समझिएगा, एक बार यहाँ पर आस्क आया हुआ है, तो आप लोगों ने नरेशन के अंदर जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े थे, तो वहां पर मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक बात समझाई थी कि भाई कभी भी सैड हो या सैड टू हो, इन दोनों ही स्ट्रक्चर को हम लोग आस्क में बदल के चलेंगे। अब ये तुमसे कह रखा है कि ये अपने आप में इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा? तो डायरेक्ट स्पीच का सीधा सा अर्थ हुआ कि आप उसके अंदर सैड या सैड टू के बारे में बात करेंगे। दोनों में से किसी एक बात का जिक्र होगा। तो पहली बात तो आस्क को आस्क में नहीं रहेगा, ये ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, और देखो ना ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। कुछ करना ही नहीं, हमें कुछ देखना ही नहीं, सीधे तौर पर यही इसका डायरेक्ट स्पीच रहेगा, सैड को आस्क में बदलेंगे, आर यू फाइन इसका हो जाए इफ आई वाज फाइन। तो हमारे पास सी ऑप्शन रहेगा। बताओ इसमें क्या था? है? अगर अभी भी तुम इन इन क्वेश्चंस को गलत करके आते हो ना, तो तुम्हें ना एक कढ़ाई के अंदर ना गरम तेल डाल के उसमें पकोड़े तलने चाहिए तुम्हारे। ये कह दो कि सर ये इंग्लिश मुश्किल थी। इंग्लिश मुश्किल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। अच्छा, अगला शब्द लिखा गया एंटोनिम्स ऑफ एम्बिगुअस। आपको समझाया गया था, ध्यान करो, जिस शब्द के एंडिंग में ओ यू एस हो उसका मतलब फुल ऑफ। ठीक है जी। अच्छा, ये शब्द ओ यू एस आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर ये जो वर्ड है ये अपने आप में एडजेक्टिव होता है। एम्बी शब्द का अर्थ होता है एक चीज के दो मायने निकल रहे हो, द्विअर्थी। जैसे वो एक छोटा सा, एक गजल का एक छोटा सा शेर था कि आसमां में कुछ खास नहीं, ये तो धरती ने बेवजह सिर पे उठा रखा है। तो इसमें ना धरती को सिर पे उठाना, ये एम्बिग्विटी प्रदान कर रहा है कि उसके ऊपर भी है, और सिर पे उठाने का मतलब वैसे आप किसी के नखरों के चढ़ाने के बारे में बात करते हैं। तो एम्बिग्वियस शब्द का अर्थ होता है कि जब हम किसी भी चीज के दो अर्थ के बारे में बात करते हैं। ध्यान करो, एक शब्द हमने वन वर्ड में पढ़ा था एम्बीडेक्चर, जो दोनों हाथों से इक्वली स्किलफुल हो, उसको हम एम्बीडेक्चर बोलते थे। तो एम्बिग्वियस का अर्थ होता है जो अपने आप में जिसके दो अर्थ हो, या धुंधला हो जिसको हम कह सकते हैं ना, जो अपने आप में स्पष्ट नहीं हो। और आपसे क्या पूछ रखा है? एंटोनिम्स पूछ रखा है, इसका विपरीत अर्थ क्या रहा है? देखो, वेग जो शब्द होता है इसका मतलब भी धुंधला होता है, अनक्लियर भी वही होता है जो साफ ना हो, ऑब्सक्योर भी अस्पष्ट होता है, तो इसका मतलब डेफिनेट आएगा। आप देख रहे हैं, अगर मान के चलो इस शब्द का मीनिंग तुम्हें नहीं भी पता, तो भी तुम्हें एक बात पता है कि सर इन तीनों का सेम अर्थ आ रहा है। अगर अनक्लियर जवाब होता तो वेग भी होता, ऑब्सक्योर भी होता, एक ही बात जो है ओड वन आउट है, जो अपने आप में डेफिनेट रहेगा। तो ऑम्बिगुअस शब्द का अर्थ क्या रहेगा? हमारे पास डेफिनेट रहेगा। ठीक है, अगली बात पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, जो कई सारी भाषाएं बोलता हो। देखो, हमारे पास ऑप्शन इस बात को समझे, बाइलिंगुअल होता है, जैसे आपका ये एग्जाम्स में इंस्ट्रक्शन में एडमिट कार्ड पे होता है कि आपका जो एग्जाम्स है वो बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी के अलावा, कि आपका एक सवाल जो है, जैसे आपका नेशनल जी का कोई सवाल है वो इधर इंग्लिश में लिखा होता है, इधर हिंदी में, तो दोनों भाषाओं के बारे में हम बात करते हैं, द्विभाषी। मोनोग्लोट होता है, मोनो शब्द का अर्थ होता है एक, सिंगल। मोनोग्लोट जो एक भाषा बोलता है। ट्रांसलेटर होता है विदूषक, जो एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करता हो, परिवर्तित करता हो। एक शब्द लिखा गया यहाँ पर पोलीग्लेट। एक बार ध्यान करो, इस शब्द को अगर आपको ध्यान नहीं है, एक वर्ड आपको वन वर्ड में कराया गया था, पोलीगैमी, जिसकी कई सारी पत्नियां, जो बहु विवाह करता हो। तो पोली शब्द का मतलब होता है अनेकों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं लैंग्वेजेस के बारे में बात करता हूँ, तो ये जो ग्लोट शब्द है लैंग्वेज के लिए यूज होगा, पोली कई सारे, तो इसका सीधी सी बात है, हमारे पास ऑप्शन रहेगा, हमारे पास डी ऑप्शन रहेगा, पोलीग्लोट वर्ड्स, इस बात को हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, बताओ इनमें से कौन सा सवाल ऐसा है जो आप लोगों को नहीं करवाया गया था, है ना। मैं दावा नहीं कर रहा कि भाई मैंने करवाया है, आपकी नोटबुक से मैं इसको दिखा सकता हूँ कि इस शब्द के बारे में हमने यहाँ पर इस प्रकार से जिक्र किया था। अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो चीज़ों को लेकर। मेरे ख्याल से यही था 26 का तो। हाँ, नहीं एक सवाल और है ना। अच्छा, ये 26 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर आ गया ना, जिन बच्चों का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था उसकी हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। एक बार हम इसको समझते हैं। ये पूछ रखा है कि फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय चूजिंग। आपको कोई इनमें से कोई एक ऑप्शन रखना है। बात लिखी, द केव ऑफ अजंता एंड अलोरा डैश द मैग्निफिसेंट पीसेस ऑफ स्कल्पचर। अच्छा, इसमें ना अगर आप इस बात को ध्यान से देखेंगे तो इसमें थोड़ी सी मुझे गड़बड़ नजर आ रही है। जब तुम स्टैटिक जीके का पोर्शन पढ़ते हो तो अजंता एंड अलोरा केव्स कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एक उसमें
एक शिफ्ट में एग्जाम्स में ये जीके में भी सवाल आया होता है। अजंता एंड एलोरा को केव्स लिखा जाता है बेसिकली, हम इसको कंबाइंडली केव्स वर्ड में यूज करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर केव लिखा गया, पेपर में ऑप्शन में केव्स नहीं था, केव था, तो हम इसको मेन कंसिडर करके चलेंगे। वैसे तो ये इसको केव्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केव लिखा गया तो ये अपने आप पे सिंगुलर रहेगा। और ध्यान करो, द केव ऑफ अजंता एंड अलोरा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है, तो अजंता एंड अलोरा नहीं है, ये तो प्लूरल हो जाएगा। इसमें हमारे पास मेन सब्जेक्ट जो केव है, केव अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। कुछ सेंटेंसेस करवाए गए थे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर कि द क्वालिटी ऑफ दीज चेयर्स, और फिर पूछा था इज और आर फाइन, तो वहां पर क्वालिटी मेन था, चेयर्स मेन नहीं था। मैं आपको बार बार एक बात कहता आ रहा हूं कि जो नीरेस्ट सब्जेक्ट होता है सिर्फ उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आए, हर एक बार ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर अगर मैं तुमसे कहूं कि इसमें हमारे पास मेन सब्जेक्ट क्या है, तो सर ये वाला मेन है। दूसरी बात, जिन्होंने मुझसे प्रेपोजिशन पढ़ा है तो आपको पता होगा, प्रेपोजिशन के बाद तो सर वैसे भी ऑब्जेक्टिव केस आता है, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्रिया का यूज नहीं किया जाता है। तो अगर यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात है, केव वर्ड नजर आ रहा है, तो केव के अकॉर्डिंग तो भाई यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। अब देखो, यहाँ पर वर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, दो ऑप्शन हट गए हैं। अब यहाँ पर इज या वोज के बारे में बात करें कि दोनों अपने आप में सिंगुलर के बारे में बात करें। अब अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि वोज आएगा, वोज का मतलब तो थी, अब नहीं है, अभी प्रेजेंट में भी तो लाई कर रही है ना ये, तो इसका मतलब सर वोज भी नहीं आएगा। इसका जो ऑप्शन रहेगा 76 का, वो इस वर्ड से हम इस बात को डिफाइन करेंगे। वाक्य रहेगा केव ऑफ अजंता एंड अलोरा इज द मैग्निफिसेंट पीसेस ऑफ स्कल्पचर, हूएवर गोज देयर बिकम्स स्पेलबाउंडेड। जो भी वहां पर स्पेलबाउंडेड का मंत्रमुग्ध हो जाना है ना। थाउजेंड्स डेस टूरिस्ट, अच्छा आपसे ये प्रेपोजिशन पूछ रहे, तो मैंने तुम्हें समझाया था उसमें जो सिंटेक्स वाली एरर थी सर, थाउजेंड्स ऑफ, डजन्स ऑफ बनानास है ना, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो सीधी सी बात है हम लोग यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ टूरिस्ट या थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट वर्ड के बारे में बात करेंगे। इसमें से ये वाला ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट रहेगा, इसमें हम लोग यहाँ से ऑफ वर्ड के बारे में बात करेंगे। तो ये रहेगा थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट दिस प्लेसेस एवरी ईयर। बस ये दो ही बातें थी जो आप लोगों से पूछ रखी थी, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास, इसमें से आप लोगों को जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको आइडेंटिफाई करना है। एक शब्द परमानेंट लिखा गया है, अच्छा ईमानदारी से बता देना, आप लोगों को एक चैप्टर कराया गया था मैंने क्वेश्चन टैग का, उसमें ना एक सवाल, एक सेंटेंस लिखवाया था, वो जो इनडेफिनेट वाले पोर्शन पे बात कर रहे थे, और मैंने कहा था तुम्हें कि एक क्योटेशन होती है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंज। और इस बात को मैंने स्पेसिफिक मेंशन करवाया था कि आप लोग ध्यान से देखेंगे इस शब्द को, एसएससी ने कई बार पूछा है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है। जब हम मैराथन क्लास कर रहे थे उसमें भी मैंने ये बात समझाई थी कि परमानेंट की स्पेलिंग को ध्यान से देखना, पेपर में आ सकता है। अगर तुमने मेरी बात को गौर से सुना होगा तो आप लोगों को इस शब्द को, क्योंकि इसमें ना बड़ा कंफ्यूजन होता है, यहाँ तो यहाँ पर ए लिख देते या यहाँ पर ई, तो स्पेलिंग रहेगी PRMANENT। इस वर्ड को हम डिफाइन करेंगे, देख लो PRMA, कौन सा वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन बनेगा हमारे पास है ना, डी ऑप्शन रहेगा। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग रहेगी PRMANENT वर्ड से हम इस बात को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अगली बात पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट हमारे पास एक वन वर्ड पूछ रखा है, पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के समय को कंबाइंडली हम क्या बोल के चलते हैं, तो वही सीधी सी बात है, डिकेड शब्द होगा, सेंचुरी 100 साल होता है, पायनियर का मतलब विजेता होता है, कैवलरी का मतलब था जो घोड़ों पर चलने वाले जो सैनिक होते हैं, सेना जो होती है, उसको कैवलरी वर्ड से डिफाइन करेंगे। तो 10 साल को हम लोग क्या कहेंगे, डिकेड, जिसको हम हिंदी में दशक बोल के चलते हैं। तो सीधी सी बात थी, इसका ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेगा। अगली बात है, आप लोगों को यहाँ पर सिनोनिम्स को आइडेंटिफाई करना है। एक शब्द अल्टीमेट लिखा गया है, अल्टीमेट शब्द को आप बोलते हैं ना कि अल्टीमेट ट्रूथ बता दो, आखिरी सत्य, अल्टीमेट होता है एट द एंडिंग पोर्शन, जिसको हम बात करते हैं फाइनल, आखिरी सारांश के बारे में अगर हम बात करें तो उस शब्द को आप अल्टीमेट बोल के चलेंगे। अब देखो, इसमें तुमसे पूछ रखा अल्टीमेट शब्द का क्या है, सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स बिगिनिंग, प्रारंभ नहीं रहेगा, फेमस, विक्ट्री, इनका तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा, हमारे पास यही ऑप्शन रहेगा फाइनल। इस शब्द से हम इस बात को आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि अल्टीमेट का सिनोनिम्स क्या रहेगा, तो सिनोनिम्स हमारे पास फाइनल रहने वाला है, ठीक है। चलो अगली बात पे, डैश फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट। अब इसने ये कहा कि मैं मेरे पेन के लिए, क्या तुमने इसको कहीं देखा है। एक बात को बहुत गौर से समझना, मैंने ये बात तुम्हें समझाई भी थी जब हम प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात कर रहे थे। एक वर्ड है लुक, लुक के साथ हमने दो तीन प्रेपोजिशन सीखे थे, लुक इनटू होता है, लुक आफ्टर होता है ना। लुक इनटू का मतलब है इन सर्च ऑफ, लुक आफ्टर होता है टू टेक केयर। जैसे आपने एग्जाम्पल भी लिखा था, पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस सीरियसली, शी इज लुकिंग आफ्टर हर पेरेंट्स, है ना। इन शब्दों के बारे में बात करी थी। और यहीं से मैंने एक बात और समझाई थी कि जनरली मैक्सिमम आप लोग फ्रेजल वर्ब देखेंगे, इस शब्द को लुकिंग वर्ड से आइडेंटिफाई करवाया जाता है, मतलब इसको आईएनजी के साथ ज्यादा फ्रेजल वर्ब्स इसकी यूज की जाती हैं।
तो अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे, इतनी सी बात भी तुम्हें ध्यान है, देखो ये ऑप्शन तो कट गया, एक ये ऑप्शन है, एक हमारे पास ये ऑप्शन है। अब डायरेक्टली V1 प्लस आई थोड़ी आ सकता है, स्टार्टिंग में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर एक ना एक वर्ड मिसिंग है, आई वर्ड यहाँ पर यूज करवा रखा था। तो अब ये पूछ रखा आई के साथ हम क्या लेके चले, आई लुकिंग तो डायरेक्टली नहीं हो सकता है। इसका मतलब सीधी सी बात है, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, मैं मेरे पेन को सर्च कर रहा हूँ। हैव यू सीन इट, क्या तुमने इसको कहीं पर देखा है? तो इसका सीधी सी बात है, हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगली बात करते हैं। एक शब्द लिखा गया, आप लोगों को एंटोनियम्स को आइडेंटिफाई करना कि इसका एंटोनियम्स क्या रहेगा, और एक वर्ड लिखा ब्लूमिंग। अच्छा, ब्लूमिंग शब्द का अर्थ क्या होता है नहीं भी पता, तो आप लोगों को एक सीधी सी बात समझाई थी कि सर अगर ये आईएनजी के साथ शब्द का यूज करवाएगा, ये अपने आप में एडजेक्टिव्स के रूप में यूज होगा। ब्लूमिंग फ्लावर्स वर्ड जिसको हम बोल के चलते हैं, है ना। तो जो फूल महक रहे हो ना, जिसमें क्या बोलते हैं, बेहतरीन खूबसूरत फूलों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव आएगा, एक आईएनजी यहाँ पर, एक आईएनजी यहाँ पर है। एक ऑप्शन कहाँ पर गया, हाँ ये रहा, एक आईएनजी यहाँ पर है। दो शब्द, एक फ्लावरिंग से डिफाइन करा, एक फेडिंग वर्ड से डिफाइन करा। माइल्ड और क्वाइट होने का तो कोई अर्थ नहीं बन रहा है यहाँ से ना। तो दो शब्द है, फेड, ब्लूमिंग का मतलब था प्रज्वलित होना, और फेड का मतलब धुंधला होना, तो ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। सीधी सी बात, हम ब्लूमिंग वर्ड को फ्लावरिंग शब्द से आइडेंटिफाई करेंगे। इसका एंटोनिम नहीं पूछ रखा है, शायद इसका सिनोनिम्स रखा था, आप गलत लिखा हुआ। इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका जो जवाब रहेगा वो हम फ्लावरिंग वर्ड से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अगली बात पे चलेंगे। अच्छा, एक इडियम लिखा हुआ था, टू ड्राइव होम। एक बात को आप गौर से देखेंगे, चारों शिफ्ट्स में जहां जहां भी एचएसएससी ने आप लोगों से इडियम्स फ्रेजेस पूछ रखे हैं ना, इडियम फ्रेज में थोड़ा सा ट्रिकी वो हो रखा है, और जो ऑप्शंस थे वो तो आप लोगों को बड़े पजल कर रहे थे। और मैं ये बात बिल्कुल स्टार्टिंग पहली क्लास से आप लोगों को बताता आ रहा हूँ पूरे बैच में, कि भाई इडियम्स फ्रेजेस का अर्थ बिल्कुल वो नहीं होता जो आप लोगों को सामने नजर आ रहा है। व्हाइट एलिफेंट का अर्थ ये नहीं होता कि आप लोग सफेद हाथी के बारे में बात करते हैं। टू फील ब्लू का अर्थ ये नहीं होता कि आप नीला महसूस करते हैं। इडियोमेटिक फॉर्म में मैंने बात बताई थी कि आप लोगों को इसको गुड अर्थ को समझना है। कई विद्यार्थी यहाँ पर बड़े कंफ्यूज हो गए थे। जैसे एक शब्द लिखा है टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम का मतलब होता है जब भी हम किसी भी चीज पर जोर डाल के कहते हैं। जैसे मैं बात करता हूं तुमसे कि पीएम मोदी ड्राइव होम या ड्रो होम द यूज ऑफ प्लांटेशन ड्यूरिंग 132nd एपिसोड ऑफ मन की बात। मैंने कहा कि अब उन्होंने जो है प्लांटेशन के बारे में जोर डाल के इस बात को कहा है, तो उसको ड्राइव होम वर्ड से इस बात को डिफाइन करेंगे। फाइंड वंस रूट्स टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ विजिट बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। अगर आप इन तीनों ऑप्शंस को देखेंगे तो तीनों के तीनों ऑप्शंस आप लोगों को इसी के अर्थ के बारे में बात बता रहे हैं, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग रहेगा वो रहेगा टू एम्फेसाइज। जब भी हम किसी भी चीज पर जोर डाल के किसी बात को कहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर टू एम्फेसाइज वर्ड से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अगली बात पे चलते हैं। ही वॉज बोर्न डेस 1945। बताओ ना शाबाश, क्या आएगा? ये बात आप अपने प्रेपोजिशन के चैप्टर को खंगालना, उसमें बिल्कुल लास्ट में हमने एक बात पढ़ी थी कि सर हम टाइम रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ बड़ी ही फिक्स प्रेपोजिशन है, ये बात हमने समझी थी। फिक्स प्रेपोजिशन का अर्थ क्या हुआ कि सर अगर हम कभी भी बात करें, किसी भी हावर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम एट का यूज करेंगे। अगर हम किसी भी मंथ या ईयर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले इन का यूज करेंगे। और इसी के अंदर अगर हम डे या डेट के बारे में बात करेंगे, ये हल्का हो गया। अगर हम डे या डेट के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को समझाया गया था कि सर वहां पर हम ओन वर्ड के बारे में बात करेंगे। ध्यान करो, वो जो सेंटेंस नहीं करवाए गए थे आप लोगों को कि इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 21 जून, तो वहां पर 21 जून डेट था, तो वहां पर हमने ओन वर्ड के बारे में बात करी। एक सेंटेंस और लिखा था आपने कि इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947। क्यों? क्योंकि ईयर से पहले हम इन वर्ड के बारे में बात करेंगे। तो मंथ या ईयर कुछ भी लिखा हुआ हो तो आप ख्याल रखेंगे उससे पहले क्या लिखेंगे, हम इन वर्ड के बारे में बातचीत कर रहे होंगे। इसका जो ऑप्शन रहेगा वो हमारे पास सी ऑप्शन के साथ बात का यूज। अब बताओ कौन सा सवाल नहीं करवा रखा था भाई, है? ये देखो कितना आसान सा सेंटेंस लिखा गया है, इट डैश सिंस यस्टरडे। अच्छा, आपको और कुछ नहीं समझ आ रहा तो एक बात समझ आ रहा है कि सर सिंस या फोर के साथ अगर कोई टाइम पीरियड हो, इसका मतलब होता है कि हम वहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करेंगे। परफेक्ट के लिए हम लोगों ने समझा थर्ड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूस के लिए हम V1 प्लस आईएनजी के बारे में, मतलब सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पर बीन वर्ड के बारे में बात कर रहे होंगे। बीन वर्ड के बारे में बात करें, उसके साथ V1 प्लस आईएनजी का यूज होता है। तो इनमें से हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है? इज रेनिंग नहीं आएगा, हैव बीन रेनिंग नहीं आएगा। अच्छा, देखो ना, इट शब्द सिंगुलर है तो इट के साथ तो हैव का कोई लॉजिक नहीं बनेगा। वॉज रेनिंग का तो कोई चक्कर ही नहीं है। इट क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ हैज आएगा, हैज बीन रेनिंग, हम इस शब्द के साथ, ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतने सवाल थे इस शिफ्ट में। हाँ, बताओ इन दोनों शिफ्ट में कोई इशू? तो हमारे पास जो अगला है ये है भाई मॉर्निंग शिफ्ट वाले। ये वो शिकारी हैं, जैसे ना मैं कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर थोड़ा सा एनालिसिस करके बता दो। तो मेरा ऐसा मानना है कि चारों शिफ्ट में जब आप एग्जाम देने गए हो ना, तो आप ये कह सकते हैं किसी रेस है और उसमें चार प्रकार के धावक दौड़ रहे हैं। एक एक
एक जो था, ये लाइन बना दी गई, दो शिकारियों को तो इस लाइन से दौड़ा दिया गया कि यहाँ से चलो और आप लोगों को यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। एक विद्यार्थी ऐसा था इस लाइन से 50 मीटर पीछे खड़ा है और उसको कहा था, और एक शिकारी ऐसा है तो इधर के 50 मीटर आगे खड़ा है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दो शिफ्ट तो ऐसी थी जो ऑन एन एवरेज जो लगभग सिमिलर सी थी, एक तो 26 की दूसरी शिफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की बात करूं, और दूसरी 27 की जो चौथी शिफ्ट थी। ये दोनों शिफ्ट वो थी जो आप लोगों को यूं मान के चलो कि लगभग एवरेज सी थी। अगर मैं बात करता हूँ 26 की पहली शिफ्ट की, जो बिल्कुल फर्स्ट शिफ्ट थी, एक तो ये शिकारी बेचारे वैसे दुखी थे कि सर रोल नंबर पहली बार आ गया, दूसरा इनका जो एग्जाम्स था वो बड़ा बेहतरीन सा प्रोवाइड करा दिया गया कि आप लोगों से पूछ लिया गया, बड़े अच्छे से सवाल थे। देखो डिफिकल्ट कुछ नहीं था, लेकिन हम अगर ये कंपेयर करते हैं कि और चारों शिफ्ट में क्या चला हुआ था, तो फिर उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा चीजें ट्रिकी वे में पूछ रखी थी। तो ये 50 मीटर पीछे खड़े हुए उनको कहा कि अब तुम दौड़ो, और जो 26 सेवन्थ की जो तीसरी शिफ्ट वाले बच्चे थे उनको कह दिया भाई तुम 50 मीटर आगे दौड़ के आगे चलो और उस यहाँ से दौड़ो। तो आप समझ सकते हैं कि अब इसके, लेकिन ये आप ये कह सकते हैं ये फासला जो है कहीं ना कहीं हम उम्मीद कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन से, और अगर नॉर्मलाइजेशन ढंग से हुआ तो सबसे ज़्यादा फायदा जो पहली शिफ्ट वाले हैं 26 की शिफ्ट वाले हैं उन बच्चों को होने वाला है, ठीक है। यार इनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। हम इस ऑप्शन पे आते हैं। एक सवाल लिखा हुआ था, ये सवाल था कि द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। ये हम बात कर रहे हैं 27 तारीख की पहली शिफ्ट की, मतलब जो ओवरऑल थर्ड शिफ्ट का पहला सवाल है इंग्लिश में, प्लांट की स्टडी को क्या कहा जाता है। बताओ भाई, ये बताने की आवश्यकता है तुम्हें क्या कि हम क्या बोलें। एस्ट्रोलॉजी तो होता है आप लोगों को, ज्योतिष विज्ञान के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी जो बैक्टीरिया के अध्ययन के बारे में बात करते हैं। सेरिकल्चर होता है जो सिल्क वोम होता है, जो रेशम उत्पादन के बारे में बात करते हैं, उसको हम लोग सेरिकल्चर कहेंगे। सीधी सी बात है, बोटनी वर्ड होता है जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान बोल के चलते हैं। यही इसका जवाब रहेगा ना। अगली बात है, आप लोगों को चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आप लोगों को इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है। ये आपको नरेशन का सवाल पूछ रखा है। तो देखो, मैं तुम्हें बार बार एक बात कहता था कि नरेशन वॉइस का कोई सवाल हो तो बेहतर तरीका ये है कि आप लोग एक बार उसके ऑप्शंस पे जाएं। ऑप्शन आप लोगों को क्लियरली बता देगा कि हम किस जवाब के साथ इस बात को यूज करेंगे। देखो, ये लिखा था हिज फ्रेंड सेड टू मी, इंटरोगेटिव मार्क है तो मैंने तुम्हें समझाया इंटरोगेटिव मार्क को सेड टू आस्क में बदलेगा। तो आस्क्ड है यहाँ पर, यहाँ है आस्क्ड है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे गलत होगा, यहाँ से इसको बाहर निकालो, ठीक है जी। दूसरी बात है, यहाँ पर लिखा गया कॉमा यूनिटेड की जगह इफ आएगा, तो देखो यहाँ पर इफ लिखा हुआ है, यहाँ पर आस्क्ड हिम डिड ही, तो यहाँ पर इफ नहीं है तो ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा यहाँ से। तो दो ही ऑप्शन रहेगा, एक तो डी रहेगा एक ए रहेगा। इसके आगे भी चलकर चलते हैं चीजों को। यहाँ पर लिखा है ही डिड नॉट वांट, और यहाँ पर ही हैड नॉट वांट। तो मुझे बताओ कि क्या ये डिड को चेंज नहीं करेंगे। मैंने तुम्हें समझाया था नरेशन के अंदर कि प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट फॉर्म में बदलेंगे, तो डिड को डिड थोड़ा ही रखा रहने देंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारे पास यही ऑप्शन ए वाला जो ऑप्शन रहेगा, हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम इफ ही हैड नॉट वांट अगेंस्ट हिम अगेंस्ट दैट बिफोर हैंड। तो ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है, यही ए ऑप्शन हमारे पास इस सवाल का जवाब करेक्ट रहेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है पीस ऑफ केक। देखो, पीस ऑफ केक का अर्थ होता है कि जो चीजें आपके लिए बिल्कुल, जैसे आप बोलते हैं ना कि बाएं हाथ का खेल, वो आप बड़ी आसानी से किसी भी काम को कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि टू पास एग्जाम, टू पास सीटी प्री एग्जाम इज ए पीस ऑफ केक फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो आप इसको कहेंगे कि जो काम बेहद आसान होता है, जिसमें कोई ज़्यादा से एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, ज्वाइन ए पॉपुलर ट्रेंड एक्टिविटी ये नहीं होगा, फीलिंग स्लाइटली नहीं होगा, ये रहेगा इसका ऑप्शन कि ए जॉब टास्क और अदर एक्टिविटी दैट इज इजी और सिंपल। जो चीज़ें बहुत आसान है करना, परफॉर्म करना, उसको हम लोग यहाँ पर इसको कहेंगे। वुड नेवर लाइक, ये भी ऑप्शन है। तो हमारे पास इसका जो 78 का जो जवाब रहेगा, सी ऑप्शन रहने वाला है इस पे ना। चलो अगली बात पे चलें। सी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली, वो सारे के सारे काम को ढंग से एफिशिएंटली हैंडल करता है। अच्छा देखो, आपको क्या करना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस फॉर्म में बदलना है। और आपको क्या समझ आता है, एक बात समझ आती है कि सर हैंडल्स क्या है, V1 है, V1 प्लस एस, इसको किस में बदलते हैं, आपको पता है सर, उसको हम इज एम आर में चेंज करेंगे, सीधी सी बात है। और इसमें ऑल टास्क हैं तो अपने आप में सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हम आर के बारे में बात करें, ऑल टास्क आर वर्ड आएगा, ठीक है। तो देखो, एक ऑप्शन ये रहा, एक ऑप्शन हमारे पास ये रहा। अब यहाँ पर तुम्हें पता है कि सर इज एम आर को तो वो इज V1 या सी एस को तो इज एम आर में चेंज करेंगे, इज एम आर होता तो ये आर बीइंग में जाता, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा ऑल टास्क आर हैंडल एफिशिएंटली बाई हर। तो हमारे पास इसका सी जवाब रहेगा। बहुत 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 साधारण सवाल पूछ रखा है तुमसे। अच्छा देखो, एक शब्द लिखा गया सिनोनिम्स बताओ पोज का।
मुझे ना अभी लग नहीं रहा कि मुझे इसको सोल्व कराने की भी आवश्यकता है। कुछ सवाल इतने आसान पूछे जैसे पांचवी छठी क्लास का बच्चा इसको अटेम्प्ट करते हैं। पोज शब्द का अर्थ होता है रुक जाना, तो सेफ नहीं होगा, स्टॉप सिनोनिम्स है ना। हाँ, तो स्टॉप हमारे पास इसका सिनोनिम, स्टार्ट नहीं होगा, स्टाफ नहीं होगा, तो सीधी सी बात है इसमें स्टॉप रहेगा। बताओ इसमें क्या समझाऊं मैं तुम्हें, पोज रुकना कैसे होता है ये समझाऊं, बड़ी आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अच्छा हाँ, एक ऑप्शन, एक सेंटेंस लिखा था कि आपको यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस आइडेंटिफाई करना, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था उसके बारे में बात करें, द कार, द ब्रिंग कार पार्क द मनी टू। ठीक है, अब इसको आप अरेंज करेंगे कि हम इसको अरेंज कैसे कर सकते हैं, तो लिखा गया कार पार्क टू द ब्रिंग द मनी। ये तो कोई लॉजिक सेंस ही नहीं हुई। द मनी ब्रिंग टू द कार पार्क, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ब्रिंग टू द कार पार्क द मनी, ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। ब्रिंग द मनी टू द कार पार्क, द मनी ब्रिंग टू द कार पार्क। अब ये देखो, द मनी ब्रिंग टू द कार पार्क, इसका भी लॉजिक नहीं रहेगा। इसका ऑप्शन है ब्रिंग द मनी टू द कार पार्क, मनी लेके आओ कार पार्क करने के लिए। ये आप इसको इंपेरेटिव सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे। जो वाक्य हमारे पास वर्ब से प्रारंभ होगा, इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन इसका कोई सेंस ही नहीं बन रही, द मनी ब्रिंग टू द कार पार्क, इसका कोई कोई मीनिंग अर्थ ही नहीं बन रहा, तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ब्रिंग द मनी टू द कार पार्क, तो हमारे पास इसका डी ऑप्शन रहेगा 81 का, है ना। चलो अगली बात पे चलते हैं। अच्छा, एक आप लोगों से ये नेसेसरी करेक्शन पूछ रखा था, आपको ध्यान हो, हमने प्रेपोजिशन वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है जी। उसमें मैंने एक बात समझाई थी, ध्यान करो। एग्री, एंग्री शब्द के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इससे पहले हमने एग्री शब्द के बारे में बात करी थी। सर एक तो शब्द एग्री एट होता है, एग्री विद होता है। विद शब्द का अर्थ होता है जब भी समवन या समबड़ी, जब भी आप किसी भी इंसान से डील कर रहे हो तो एग्री विद वर्ड का यूज करके चलते हैं। और जब आप किसी वस्तु से, समथिंग, उससे डील करें तो हम एग्री एट वर्ड का यूज करते हैं। एक बात और समझाई थी मैंने उसी मैराथन क्लास में ही, कि अगर कुछ ना भी समझ आए तो आप लोगों को एक बात समझनी है कि सर जब भी किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रखी हो, अमूमन मैक्सिमम प्रेपोजिशन जो है वो अपने आप में विद वर्ड का यूज करके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं तुमसे एंग्री ओन के बारे में बात करता हूँ, देखो पहली बात तो ये समझो एक बार कि एंग्री के साथ दो प्रेपोजिशन होती है, एक तो एंग्री एट होता है, एक एंग्री विद होता है। एंग्री ओन तो कोई शब्द ही नहीं होता है, पहली बात तो ये होगा, ये प्रेपोजिशन एंग्री के साथ यूज नहीं होगी। दो वर्ड होंगे, एंग्री एट होता है, एंग्री विद होता है। अगर मैं तुमसे ये कहता हूं एंग्री एट, एंग्री एट का मतलब तो वही होता है किसी वस्तु से नाराज हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, मैं तुम्हारे व्यवहार से दुखी हूं, है ना। तो अगर हम किसी व्यक्ति से दुखी होने की बात कर रहे हैं तो एंग्री विद वर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ किसी व्यक्ति के बारे में जिक्र कर रखा तो उनकी जगह हम विद वर्ड का यूज करें, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए, आई एम एंग्री विद यू। ठीक है जी, चलो अगली बात करते हैं। इसमें से आप लोगों को करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी, इसमें एक आध बच्चा कंफ्यूज होगा दो शब्दों को लेकर, पर्सनल और पर्सोनल। देखो पर्सनल शब्द का अर्थ होता है व्यक्तिगत, ये वो सवाल नहीं पूछ रखा। पर्सनल का अर्थ होता है जब आप स्टाफ के बारे में बात करते हैं, कार्यकर्ताओं के बारे में बात करते हैं ना, जो आपके एम्प्लॉइज हैं उसके बारे में उसको पर्सनल, एक पर्सनल डिपार्टमेंट भी होता है कॉर्पोरेट ऑफिस में, जो क्या बोलते हैं जो कर्मचारी होते हैं उनकी छटनी करता है या उनको रिक्रूट करता है, उसको पर्सनल डिपार्टमेंट कहा जाता है। स्पेलिंग रहेगी PRSONNEL, देख लो ये नहीं है, PRSONNEL यही स्पेलिंग रहेगी आपकी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो 83 का जो जवाब रहेगा वो हमारे पास बी ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है जी। अगली बात पे चलिए। नेक्स्ट हमारे पास लाइक ए सिटिंग डक। लाइक ए सिटिंग डक का जो एग्जैक्ट अर्थ होता है वो होता है दैट कैन बी अटैक्ड इजीली। जो जिसपे आप आसानी से आक्रमण कर सकते हैं उसको हम लोग लाइक ए सिटिंग डक बोला जाता है। आप इसको कह सकते हैं कि भाई जिसको आप बड़ी आसानी से मूर्ख बना सकते हो, या जैसे आप यूं मानोगे किसी झील के किनारे कोई डक बैठी हुई, तो वो अपने आप में जैसे ज्यादा हिली डुली नहीं, तो हम फैट नहीं होगा, इग्नोरेंट नहीं होगा, तो लेजी शब्द से इस बात को आइडेंटिफाई करेंगे। तो लाइक ए सिटिंग डक का जो अर्थ होगा वो लेजी वर्ड से हम इस बात का आंसर रहेगा, तो यही हमारे पास ऑप्शन रहेगा ना। अगली बात है, शायद ये आखिरी सवाल है इसका, है ना। आपसे पूछ रखा था एंटोनियम बताओ एसेंट का। एसेंट का मतलब था कोई भी चीजें बढ़ना, वृद्धि होना, इंक्रीमेंट होना, है ना, ग्रोथ होना किसी भी चीज में, उसको एसेंट कहेंगे। एंटोनियम क्या रहेगा, किसी भी चीज का डिक्रीज होना, इसको हम डिसेंट कहेंगे, या डिक्रीज। डिक्रीज ऑप्शन में नहीं है, हाँ डिसेंट शब्द है ना, तो हमारे पास ये वाला इसका ऑप्शन रहेगा। इतनी सी बात थी। वैसे भी तुम्हें देखो ना, एंटोनियम पूछ रखा है, ये दोनों शब्द मेल खा रहे हैं, एसेंट और डिसेंट होता है, दोनों शब्द इसके एंटोनिम रहेंगे। ठीक है जी, चलो अगली बात पे चलते हैं। एक सवाल लिखा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। द रिपोर्ट इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 सेक्शंस। द रिपोर्ट कंप्राइज ऑफ 5 सेक्शन। अच्छा, इसमें ना एक दो बच्चों का कंफ्यूजन भी आया था कि सर इस शब्द में क्या यूज करके चलेंगे, तो आप मेरी बात को समझेंगे। ये जो शब्द था कंप्राइज, कंप्राइज के साथ ऑफ शब्द का यूज नहीं होता, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। एक शब्द होता है जिससे आपका कंफ्यूजन, कंसिस्ट, कंसिस्ट के साथ ऑफ वर्ड का यूज हो सकता है, या आप यूं कहें मेड अप ऑफ,
इन इन दोनों शब्दों के साथ आप ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, लेकिन कंपेरिजिव कंप्राइज जो शब्द है उसके साथ ऑफ का यूज नहीं होता। हम इस वजह को जानेंगे कि सर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद हम क्रिया का यूज नहीं करते, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आता है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ ये समझे कि अगर कंप्राइज शब्द लिखा हुआ है तो सर ऑफ का यूज नहीं होगा। हाँ, एक कंडीशन में होता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमने तो देखा है, वो तब होता है शिकारियों जब हम उसके पैसिव वॉइस के बारे में बात कर रहे होंगे। जैसे मैंने कहा कि एक सेंटेंस लिखा, द कंपनी is consisted of 5 मैनेजर्स। ऐसे सूरत में हमारे पास, क्योंकि इसके साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है, तो कंसिस्ट के साथ ऑफ आ सकता है। ये सारे सेंटेंस आप लोगों के एक्टिव वॉइस के हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कभी भी कंप्राइज कंसिस्ट कह दो या कंप्राइज कह दो, उसके साथ आप ऑफ वर्ड का यूज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। देखो दो ऑप्शन है जिसमें कंप्राइज ऑफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा था रिपोर्ट हैड कंप्राइज्ड 5 सेक्शंस, द रिपोर्ट कंप्राइजेस 5 सेक्शंस। तो हेड कंप्राइज का भी यहाँ पर मीनिंग नहीं बनेगा। इसका जो ऑप्शन रहेगा था रिपोर्ट कंप्राइजेस 5 सेक्शंस के बारे में हम यहाँ से बात कर रहे हैं। ठीक है, अगली बात पे चलेंगे फिर। अब आ जाओ लास्ट शिफ्ट वालों, जो फोर्थ शिफ्ट थी उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो कोई तुमसे कुछ भी कहता रहे, चारों शिफ्ट में ये था वो था, नेशनल जीके ऐसी थी, मैथ ऐसा था, इंग्लिश में ऐसा मानता हूँ कि चारों शिफ्ट में इंग्लिश का लेवल सेम था। सेम क्या, इजी था। अगर तुमने चीज़ों को ध्यान से पढ़ा होगा, या फिर मैं यूं को सिर्फ पढ़ा भी होगा ना अंग्रेजी को, ध्यान से भी ना, सिर्फ पढ़ा भी होगा, एक बार पढ़ा होगा कि सर ये नियम है, मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी सवाल गलत होना चाहिए। एक बात लिखी गई है आपको यहाँ पे ना, वन वर्ड पूछ रखा है कि अ पर्सन, यहाँ से देखो, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान के होने को नकारता है, जो कहता है कि भगवान को स्वीकार नहीं करता है, तो इसको हम हिंदी में तो नास्तिक बोल के चलते हैं, और इंग्लिश में उस शब्द के लिए थेस्ट वर्ड का यूज होता है। स्केप्टिक होता है संशयवादी, जो हर चीज को शक की नजर से देखता है। वो था ना एक शेर की, वो वो ऐसे रूठ गया मुझसे जैसे किसी और ने मना लिया हो। ऐसी शख्सियत को हम स्केप्टिक वर्ड से आइडेंटिफाई करेंगे। तो थेस्ट का मतलब तो होता है आस्तिक, अथेस्ट का मतलब होता है नास्तिक। तो जो डजेंट बिलीव, तो हमारे पास इसका भाई ऑप्शन अथेस्ट रहेगा। एग्नोस्टिक होता है जो व्यक्ति ना तो ये कहता है भगवान होते हैं जब, और ना ये कहता भगवान नहीं होते। तो जो व्यक्ति अस्पष्ट है अपनी विचारधारा को लेकर, उसको आप एग्नोस्टिक वर्ड से आइडेंटिफाई करें। तो अगर तुमसे पूछा जाए इसका जवाब क्या रहेगा, तो हमारे पास एग्जिस्टेंस को नकार रहा है, डजेंट बिलीव, तो हम लोग अथेस्ट वर्ड से आइडेंटिफाई करें। इसका हिंदी अर्थ नास्तिक होता है। ठीक है जी, अगली बात पे चलेंगे। नेक्स्ट, जो फोर्थ शिफ्ट वालों, आपकी एग्जाम में अगला जो सवाल पूछा था, लिखा एज द प्लेन डैश थ्रू ट्रिबुलेंस, पैसेंजर डैश देयर सीट बेल्ट टाइटर, कैप्टन काम वॉइस रीअश्योर्ड एवरीवन। ठीक है जी, अब तुमसे पूछ रखा है कि सर हम लोग यहाँ पर क्या लेके चलें। अच्छा, यहाँ पर इस सेंटेंस को अगर तुम गौर से देखोगे ना, तो ऑप्शन आप लोगों को समझा रहे हैं। एक बात यहाँ पर फ्लोन लिखा गया है, अगर हम इस क्रिया को आइडेंटिफाई करते तो ये क्या होता है, फ्लाई फ्लू, फ्लोन वर्ड होता है। ठीक है, फ्लोन तो साहब ये थर्ड फॉर्म हो गई। क्या कभी भी थर्ड फॉर्म डायरेक्टली लिखी जा सकती है बिना हैज हैव हैड या परफेक्ट के बिना? नहीं हो सकता। इसका आंसर ये ऑप्शन ही नहीं रहेगा। अच्छा, एक एक शब्द यहाँ पर एक ऑप्शन में फ्लाइंग लिखा हुआ है, आप यहाँ इज एम आर वोजवर के बिना फ्लाइंग डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते, हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। दो ऑप्शन बच गए। अब यहाँ पर फ्लू आएगा, दोनों में फ्लू है, तो हमारे पास यहाँ पर फ्लू आ जाएगा। अब आगे चलकर देखते हैं चीजों को। एज द प्लेन फ्लू थ्रू द टर्बुलेंस, है ना, पैसेंजर डैश देयर सीट बेल्ट। आपने जब बाई एयर ट्रेवल करते हो आप लोग, तो वहां पर एक जो उद्घोषणा होती है कि वी आर सपोज टू टेक ऑफ आवर फ्लाइट, प्लीज टाइटन या फास्टन योर सीट बेल्ट, ऐसी जो उद्घोषणा होती है। तो सीट बेल्ट के दो ऑप्शन है, ग्रैब, ग्रैब का मतलब जकड़ना, पकड़ना, ये तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा ना। तो हमारे पास सीधी सी बात है, इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, फ्लू आएगा, और यहाँ पर फास्टन वर्ड से इस बात को आइडेंटिफाई। ठीक है भाई, आगे चलो। नेक्स्ट हमारे पास तुमसे पूछ रखा है कि हम लोग यहाँ पर क्या लेके चलें। इट इज एसेंशियल दैट सी डैश प्रेजेंट एट द मीटिंग टुमारो। अच्छा, इसमें ना आप लोगों को डायरेक्टली एक बात समझा रखी है, अगर तुमने गौर करा हो, एक शब्द टुमारो लिखा गया है। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, इज प्रेजेंट है, वर्ब पास्ट है, वोज पास्ट है, तो सीधी सी बात है सर तीनों ऑप्शन आएंगे ही नहीं। हम लोग यहाँ बी वर्ड का यूज कर सकते हैं। इट इज एसेंशियल दैट सी बी प्रेजेंट एट द मीटिंग टुमारो। बी को आप किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये बी फ्यूचर के बारे में आप लोगों से बात कर रहा है। ठीक है, चलो आगे। आह, कितना कितना मुश्किल सवाल पूछ रखा है कि बताओ एंशियंट शब्द का एंटोनिम्स क्या रहेगा। इससे तो जटिल सवाल कुछ हो ही नहीं सकता है ना। अरे किसी पांचवी छठी क्लास के बच्चे से आप पूछो ना ये सवाल, तो वो उसको बता पाएगा सर एंशियंट पुराना होता है, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हो आप लोग, तो हम लोग वहां पर ओल्ड वर्ड के बारे में बात करें, ये सब बकवास थी, इसका ये जवाब नहीं रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
एक सवाल पूछ रखा था कि आपको इनमें से कौन सी सीक्वेंस में आप इस बात की प्रॉपर फॉर्मेशन करेंगे। तो बेसिकली ये तुमसे ये कह रहा है कि सर इसको अरेंज करना है, जैसे हम ना पैराजंबल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बारे में बातें करते थे, उसी प्रकार से हम इस बात को फॉर्म करेंगे। लिखा गया कि द स्टेशन रीच्ड बिफोर नून और दे। तो देखो भाई, पहली बात तो ये कि हमें चाहिए हमारा सब्जेक्ट किससे बनेगा, या तो नाउन से बनेगा सब्जेक्ट, या फिर प्रोनाउन से बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पर द स्टेशन के बारे में बात करेंगे तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, ऑप्शन ए द स्टेशन रीच नहीं आएगा, लेकिन हम लोग अगर दे से यूज करते हैं तो यहाँ पर है दे, ये अपने आप में सब्जेक्ट। अब इसको क्या चाहिए, क्रिया चाहिए। वर्ब क्या है, बिफोर नून नहीं है, द स्टेशन नहीं है, तो रीच्ड हमारे पास ये वर्ब है। इसका मतलब सर फोर्थ आएगा, फोर्थ के बाद हम सेकंड पे जाएंगे। अब देखो यहाँ से ऑप्शन को आइडेंटिफाई करो, सिर्फ इतनी सी बात है, हम आगे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें जल्दबाजी है तो आप एक बार इस ऑप्शन के साथ जाओ, फोर्थ सेकंड। अब उसके बाद फर्स्ट और थर्ड को भी मेल करते हैं, दे रिस्ट द स्टेशन बिफोर नून। बात सही है, बिल्कुल सेंसिबल बन गई ये बात, तो हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा। बताओ इसमें क्या सोचने का जिक्र था। आगे चलते हैं, लिखा गया दे वर फाइनली एबल टू डैश आफ्टर लॉन्ग डिसएग्रीमेंट। अब इसने ये कहा, ये क्या पूछ रखा तुमसे, ये आपको इडियम्स पूछ रखा भाई। इसका इस मुहावरे का कौन सा वाला इडियम्स यहाँ पर एग्जैक्टली फिट बैठेगा, उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखो, वे आखिरकार ऐसा करने में सक्षम थे, योग्य थे, कि वो एक लंबी असहमति के बाद क्या हो गए। इसको हम ऑप्शन से भरते हैं। स्पिल द बीन्स शब्द का अर्थ होता है कि जब आप लोग अपना रहस्य को उजागर करते हैं, अनचाहे भी कह सकते हैं आप लोग, कि टू रिवील एनी सीक्रेसी, उसको हम लोग स्पिल द बीन्स वर्ड से डिफाइन करें। बर्न द ब्रिज, बर्न द ब्रिज का मतलब था आप वापस पुनः लौट के आने में सक्षम हो, कि आपने जहां से आप चले थे आप दोबारा वहां पर नहीं जा रहे, उसको बोला था बर्न द ब्रिज। ये भी नहीं रहेगा। अच्छा, इसको एक बार थोड़ा सा लीव करते हैं। बाइट द बुलेट का अर्थ होता है कि आप कोई अनकंफर्टेबल जगह पर जा रहे हैं, या फिर आप वो काम करें जिसमें आप लोग हेजिटेट होते हैं, आप अपना कंफर्ट जोन त्याग कर कहीं बाहर मूव कर रहे हैं, उसको बाइट द बुलेट बोल के चलते हैं। अब यहाँ पर लिखा दे वर फाइनली एबल टू, वे फाइनली एबल थे। अब यहाँ ब्री द एक्स, इस शब्द का एक बार अर्थ समझो। अच्छा, इससे पहले आप लोगों को एक इडियम बताया था, ब्री द हैचेट, ध्यान है भाई। इसका अर्थ ये था कि हम अपनी ईर्ष्या को त्याग रहे हैं, अपनी किसी के साथ कोई मनमुटाव है उसको दरकिनार कर रहे हैं, उसको इस शब्द से आइडेंटिफाई करते हैं। सेम वर्ड यहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ, ब्रीद एक्स का भी अर्थ यही हुआ कि वे एक लंबी असहमति के बाद जो उनकी ईर्ष्या थी, जो त्याग था, उसको मिटाने में सफल हुए। तो यहाँ पर यही ऑप्शन रहेगा, सी वाला ऑप्शन इसका एग्जैक्ट रहेगा। ठीक, अगली बात पे चलते हैं। नेक्स्ट, बाय द टाइम वी गोट देयर द ट्रेन। ये सवाल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था, ये प्रीवियस और सब्सिक्वेंट एक्शन का सवाल है। तो जहां जहां भी ये सेकंड फॉर्म के बारे में बात कर रखी है, उसको हम लोग पास्ट में ही लेके चलेंगे। लिव्स नहीं आएगा, हैज लेफ्ट नहीं आएगा, क्योंकि दोनों अपने आप में प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब हो गई। लेफ्ट अपने आप में सेकंड फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म को सेकंड से रिलेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हम हैड लेफ्ट मतलब पास्ट परफेक्ट में जाएंगे, अगर हमारे पास ये पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रखी है। तो ये ऑप्शन रहेगा। इससे पहले भी एक शिफ्ट में आया था एक सवाल, जिसको हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म के बारे में बात करी थी। अगर तुम थोड़ा सा पढ़ के भी गए होते ना, तो आपको पता चलता है कि हम किसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सवाल और रह गया ना। हाँ, ठीक है जी, दो सवाल और रह गए। देखा, ईच ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड हिज असाइनमेंट टुडे। ध्यान करो, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट मैराथन क्लास में बिल्कुल पहला चैप्टर था, उसमें मैंने आपको दो शब्द समझाए थे, ईच या एवरी शब्द के बारे में बात कर रखी हो, तो दोनों को हम सिंगुलर फॉर्म में लेके चलेंगे, डजेंट मैटर किस फॉर्म में यूज करवा रखा है। अगर ये बात नहीं ध्यान, तो मैंने आप लोगों को प्रोनाउन में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में एक बात समझाई थी कि इधर हो, नीदर हो, नन हो, ईच हो, एनी हो, उसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट रहेगा, मतलब ये तो प्लूरल रहेगा, लेकिन आने वाली यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वो आपको यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना था। ठीक है जी। क्यों, लड़कों में से प्रत्येक, ये भी समझा, प्रति जमा एक, किसी एक सिंगुलर फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हैव नहीं, हम यहाँ पर हैज वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, सेकंड वाला पेयर, ये वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, आगे चलो। एक सवाल और था ना, हाँ ये रहा। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस का अर्थ होता है जब हम जो केयरफुल होता है, जब हम हर एक चीज की बारीकियों को देखते हैं, है ना, आप किसी भी चीज की छोटी छोटी चीजों पर गौर कर रहे हैं, उसको मेटिकुलस वर्ड से आइडेंटिफाई कराते हैं। अच्छा, इसका सिनोनिम है, अच्छा एंटोनिम्स पूछ रखा है। एंटोनिम्स होता है जो एक तो केयरफुल हो गया, एक केयरलेस हो गया, है ना। हमारे पास ये जो स्लोपी शब्द है, इसका मतलब केयरलेस होता है, लापरवाह जिसको बोल के चलते हैं, यही इसका आंसर रहेगा।
प्रिसाइज, डिटेल्ड, केयरफुल। देखो अगर तुम्हें नहीं भी पता, ये शब्द हो सकता है आप लोगों को नहीं भी समझ आ रहा हो, लेकिन एक बात को समझ रहे हो, यहाँ पर चार ऑप्शन थे, प्रिसाइज, प्रिसीजन जो एग्जैक्ट होता है, डिटेल्ड और केयरफुल, तीनों का सेम अर्थ आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं तुमसे कहूँ कि ओड वन आउट मेथड से आप इस बात को आइडेंटिफाई करो, तो ये शब्द है। स्लोपी का अर्थ मान के चलो तुम्हें नहीं पता, नहीं पढ़ रखा, तो चारों में से ये शब्द जो है वो अलग आ रहा है, वही आपका जवाब रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो हम लोग यहाँ पर स्लोपी वर्ड से इस बात को आइडेंटिफाई करेंगे। बस यही, इतने ही सवाल थे भाई, है ना। खैर, ये जो हमने चारों शिफ्ट्स का निष्कर्ष निकाला है, आप एक बार मैच कर लेंगे। ऑफिशियली तो ऐसा है कि आज या कल में आप लोगों को इसके आंसर की मिल भी जाएगी, फिर भी आप लोग एक बार मैच कर लेंगे। जो जो आप लोगों ने गलतियां करी हैं, दो बातें अब यहाँ से ना, मेरा एक छोटा सा सुझाव है, 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद हम इस सेशन को खत्म कर रहे हैं। एक तो ये है कि बच्चों, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो वो थे जो हमारे पास जो मुझसे मिले कि सर हमारी प्रिपरेशन अच्छी थी और एग्ज़ाम भी अच्छा गया। दूसरे वो विद्यार्थी थे सर थोड़ा सा कम बेहतर हम कर पाए। तो जो कम बेहतर वाले विद्यार्थी हैं वो सिर्फ इसलिए कम कर पाए क्योंकि आप लोगों ने या तो अभी 2-3 महीने से जुड़े हैं, या फिर आप लोगों ने चीज़ों को बेहतर ढंग से नहीं पढ़ा है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई एक एक एग्ज़ाम्स आप लोगों का पूरा जीवन को आइडेंटिफाई कर देगा। अगर आपका किसी वजह से एग्ज़ाम्स नहीं हो पाया है या इतना बेहतर नहीं हो पाया, तो दोबारा से फिर से जुट जाएं। आपको एक तरीका मिल गया है, एक आइडिया मिल गया कि एग्जाम्स में सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, सवाल बेहद आसान पूछे जा रहे हैं। आप इसको डिफिकल्ट लेवल पे ना लेके जाएं, मॉडरेट भी नहीं कह सकते अगर जिस बच्चे ने पढ़ रखा है तो। ठीक है जी। तो हम अगली क्लासेस में मिलेंगे। जो बच्चे मुझे जानते हैं, मेरे विद्यार्थी हैं, वो तो आपको पता है कि आप लोग यहाँ रेगुलर बैचेज में मिल रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी मेरा विद्यार्थी स्टूडेंट नहीं है या कहीं और से इस चैनल पे विजिट कर रहा है, तो कृपया करके आप इस ऐसी वीडियोस के लिए या किसी भी चैप्टर के डिटेल में जाने के लिए आप इस लिंक से जुड़ सकते हैं, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।